जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपका लेक्चर में, जिसमें कि हम कंप्लीट कर रहे हैं भारत में ब्रिटिश एम्पायर का जो विस्तार हुआ उस पर हम लगातार ये लेक्चर ले रहे हैं। और पिछले दो लेक्चर में कंप्लीट कर चुका हूं, जिसमें कि बंगाल पे ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ वो लेक्चर पहला लेक्चर था, जो कि मैं कंप्लीट कर चुका हूं। उसके बाद में दूसरा लेक्चर जो था वो मैसूर पर ब्रिटिश एम्पायर का किस तरीके से विस्तार हुआ, किस तरीके से वहां पर चार मैसूर युद्ध हुए। उसके बाद में मैसूर राज्य को अपने ब्रिटिश एम्पायर में शामिल किया था, और ब्रिटिश एम्पायर का भारत में एक्सपेंशन कैसे हुआ ये मैंने सेकेंड लेक्चर में आपको पूरा कंप्लीट कर दिया है। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं मराठा एम्पायर में ब्रिटिश जो एम्पायर था वो मराठा साम्राज्य को किस तरीके से अपने अंडर में लेता है और कैसे उस पर पूरा कब्जा करता है। ये हम इसमें कंप्लीट करेंगे, जो कि है तीसरा लेक्चर, जो कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर ये लेक्चर रहेगा, जो कि आधुनिक भारत का ये टॉपिक कहलाता है। आधुनिक भारत का जो इतिहास है उस पर हम लगातार ये इस तरीके के लेक्चर कंप्लीट कर रहे हैं। और ये तीसरा लेक्चर है जिसमें कि हम मराठा साम्राज्य के बारे में जानकारी मैं आपको कंप्लीट करने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये जो लेक्चर है इस लेक्चर में मैं शुरुआत से कंप्लीट करूंगा। शुरुआत से ही इसको हम लेंगे मराठा एम्पायर में। मराठा एम्पायर का उदय कैसे होता है, उसके बाद में इसके उदय होने के बाद में जो यहाँ पर शासक आते हैं, उनके उत्तराधिकारी होते हैं, उन सभी पर एक एक करके सारे पॉइंट्स हम क्लियर करते हुए चलेंगे। देन उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे और आखिर में हम भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, जो कि मराठा एम्पायर को किस तरीके से ब्रिटिश अपने कब्जे में लेते हैं, यहाँ तक हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो क्लास है, ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर जो मराठा एम्पायर पर मैं कंप्लीट करने वाला हूँ, ये कम से कम 2 या 3 लेक्चर पे मैं इसको कंप्लीट करूंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर मराठा साम्राज्य की का जो उदय होता है, स्थापना होती है, वहां से हम आगे बढ़ेंगे और मराठा एम्पायर में ब्रिटिश साम्राज्य में कैसे मिल जाता है, यहाँ तक हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं यहाँ पर मराठा साम्राज्य का जो विस्तार हुआ वो कैसे हुआ। अगर हम मराठा साम्राज्य की बात करें तो मराठा साम्राज्य की शुरुआत जो होती है वो शुरुआत 1594 से, यानी कि 1594 से यहाँ पर मराठा एम्पायर की नींव की शुरुआत देखा जाए तो शाहजी भोसले के समय ही होती है। जब शाहजी भोसले, जो कि मराठा एम्पायर के संस्थापक माने जाते हैं, मराठा एम्पायर की नींव रखने का जो श्रेय जाता है वो शाहजी भोसले को दिया जाता है। लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो रियल में मराठा साम्राज्य के उत्कर्ष का जो श्रेय दिया जाता है वो छत्रपति शिवाजी को यहाँ पर दिया जाता है। और छत्रपति शिवाजी ही मराठा एम्पायर के वास्तविक उत्कर्ष करता थे, और वास्तविक जो मराठा एम्पायर का जो उत्कर्ष किया था, मराठा एम्पायर को आगे बढ़ाया था, वो छत्रपति शिवाजी ने ही बढ़ाया था। तो मराठा एम्पायर का एक्चुअल में 1674 से लेके 1818 के बीच में जो उत्कर्ष हुआ और इसको आगे बढ़ाया, उसको हम यहाँ पर समझेंगे। एक एक करके ये पूरे पॉइंट समझेंगे और किस तरीके से यहाँ पर ब्रिटिश एम्पायर मराठा साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाता है, यहाँ तक हम पूरा कंप्लीट इसको करने वाले हैं। तो मराठाओं का उत्कर्ष का जो कारण रहा ये हम सबसे पहले यहाँ पर समझ लेते हैं। तो मराठाओं का उत्कर्ष यहाँ पर जो हुआ, मराठाओं का जो विस्तार हुआ, उसके लिए यहाँ पर भौगोलिक परिस्थितियां सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। जो यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां रही वो सबसे ज्यादा मायने रखती हैं, जिसमें कि प्रमुखता से उस समय जो हिंदू जन जागरण हुआ। हिंदू जन जागरण का कारण क्या था, यहाँ पर पहले से ही मुगल एम्पायर जो कि पूरे भारत में राज कर रहा था, और भारत के अन्य क्षेत्रों में यहाँ पर मुगलों का राज था। अगर हम मराठाओं के समकालीन बात करें तो मराठाओं के समकालीन उस समय यहाँ पर औरंगजेब का शासन चल रहा था। औरंगजेब के शासन काल के समय ही यहाँ पर जो परिस्थितियां बनी, उन परिस्थितियों में हिंदू जन जागरण सबसे ज्यादा मायने रखता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर औरंगजेब की जो हिंदू विरोधी नीतियां थी, यानी कि यहाँ पर औरंगजेब ने जो रिलीजियस इंटॉलरेंस डेवलप किया था, यानी कि यहाँ पर धार्मिक असहिष्णुता,
जो औरंगजेब ने अपनाए थे, और यहाँ पर हिंदुओं को जबरदस्ती यहाँ पर मुस्लिम बनाना या फिर हिंदुओं का विरोध करने वाली जो नीतियां थी, ये नीतियां भी यहाँ पर मराठाओं को आगे बढ़ाने के लिए पॉजिटिवली रही। साथ ही साथ में उस समय हिंदू जन जागरण के साथ में कवियों का और मराठा संत उस समय ये जो संत थे ये धार्मिक आंदोलन भी कर रहे थे। तो ये धार्मिक आंदोलन भी कहीं ना कहीं पर मराठाओं के लिए एक पॉजिटिवली एक साइन लेकर आता है। और साथ ही साथ में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद में जब उनके उत्तराधिकारी मुगल साम्राज्य पर गद्दी पर बैठते हैं, तो उस समय जो मुगल साम्राज्य का डिक्लाइन आता है, पतन होता है, वो पतन भी एक पॉजिटिव सिनारियो यानी कि पॉजिटिव एक स्थिति परिस्थिति के रूप में यहाँ पर देखा जा सकता है। तो ये प्रमुख कारण थे जिससे कि मराठा साम्राज्य का एक उत्कर्ष हुआ और मराठा साम्राज्य आगे बढ़ा। यहाँ पर हिंदू जन जागरण, औरंगजेब की जो हिंदू विरोधी नीतियां थी, साथ में कवि तथा संत मराठाओं का जो धार्मिक आंदोलन चला, और साथ में मुगल साम्राज्य का जो पतन हुआ, उस पतन की स्थिति को यहाँ पर श्रेय दिया जाता है। अब हम चलते हैं मराठा साम्राज्य की नींव जो रखी, वहां से हम इसको शुरू करेंगे। ये तो मैंने मराठा साम्राज्य का उत्कर्ष यानी कि किस तरीके से यहाँ पे मराठा साम्राज्य अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के फायदा उठाते हुए आगे बढ़ा, जो कि 1674 से लेके 1818 के बीच का ये काल रहा। ये काल ही मराठा साम्राज्य के उत्कर्ष का कारण यानी कि उत्कर्ष की का समय माना जाता है। ठीक है, यहां तक तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी। हम आगे चलते हैं अब यहाँ पर, जिसमें कि शहाजी भोसले जो कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक यानी कि नींव रखने वाले यहाँ पर माने जाते हैं, जो कि मराठा वंश के ही थे। ठीक है, इसको हम यहाँ पर समझेंगे। तो पहला टॉपिक यहाँ पे लेते हैं मराठा साम्राज्य। अगर मराठा साम्राज्य की बात करें तो मराठा साम्राज्य में सबसे पहला नाम यहाँ पर शहाजी भोसले का आएगा। शहाजी भोसले जिसने कि यहाँ पर मराठा साम्राज्य की नींव रखी और मराठा साम्राज्य को यहाँ पर शुरू किया। शहाजी भोसले जिनका जन्म 1594 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1664 में होती है। ये 17वीं शताब्दी में इन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। इनके वंशजों की बात की जाए तो इनके वंशजों को यहाँ पर जो गोत्र बोला जाता है वो मराठा गोत्र के थे, जिसको कि मुठ्ठा गोत्र भी दिया गया था। शाहजी ने अलग अलग समय पर यहाँ पर अहमदाबाद की जो सल्तनत थी, बीजापुर की जो सल्तनत थी और मुगल साम्राज्य यानी कि यहाँ पर तीन अलग अलग सल्तनत पर तीन अलग अलग क्षेत्रों में तीन अलग अलग राज्यों में यहाँ पर शाहजी ने सेवाएं की। शाहजी छापामार की जो युद्ध थे उसके प्रतिपादक माने जाते थे, यानी कि छापामार युद्ध शैली का जो विकास किया था वो शाहजी के द्वारा ही किया गया था। शाहजी ने ही इसकी शुरुआत की थी, जिसको कि छापामार युद्ध कहा जाता है। इन्होंने इस छापामार युद्ध के तहत ही यहाँ पर तंजौर, कोल्हापुर और सतारा जैसी जो देसी राज्य थे, ये जो राज्य थे ये छापामार युद्ध के तहत ही यहाँ पर इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी, जो कि शाहजी और शाहजी के बाद में छत्रपति साहू ने यहाँ पर जो छापामार युद्ध की शैली अपनाई और इस युद्ध को चलते हुए यहाँ पर ये सारे के सारे जो देसी राज्य थे ये भोसले राज्य भोसले परिवार यानी कि जो मराठा एम्पायर के नींव करता थे शाहजी भोसले और छत्रपति साहू, इनके द्वारा यहाँ पर इन राज्यों पर जो जीत प्राप्त हुई थी ये छापामार युद्ध से ही प्राप्त हुई थी। शाहजी भोसले के अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसका एक जीवन परिचय यहाँ पर होना जरूरी है कि यहाँ पर उनका जो जीवन था वो किस तरीके से रहा। अगर बात करें शाहजी भोसले की तो शाहजी भोसले के पिता का नाम मौलोजी राजे भोसले रहा। मौलोजी राजे भोसले के ये पुत्र थे और इनका जन्म 18 मार्च इनका जो जन्म था ये 18 मार्च 1594 को हुआ था। 18 मार्च 1594 को हुआ था। अगर इनके पूर्वजों की बात की जाए तो इनके पूर्वज राजस्थान मूल के भोसले जो है, जो कि इनका सरनेम है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, भोसले कुर्मी थे। ये भोसले कुर्मी कहे जाते थे, जो कि राजस्थान से
आगे बढ़ते हुए ये महाराष्ट्र में आकर बस गए थे और वहीं पे आकर महाराष्ट्र में ये राजकाज का काम देखते थे, यानी कि वहां पे जो राजे रजवाड़े थे और जो वहां पे राज व्यवस्था थी वहां पर ये आगे जाकर राजकाज का काम देखते थे। शाहजी बहुत ही ज्यादा विलक्षणी प्रतिभा के यहाँ पर एक व्यक्ति थे। अगर शाहजी की बात करें तो शाहजी की जो पुत्र थे छत्रपति शिवाजी, इन्होंने अपनी वंशावली में इस बात का उल्लेख किया है कि ये इनके जो पूर्वज थे ये राजस्थान मूल के थे और भोसले कुर्मी थे, जो कि महाराष्ट्र से आकर मतलब राजस्थान से महाराष्ट्र आकर बच गए थे और उसके बाद में यहीं पर उन्होंने राजकाज का काम और यहाँ पर जो पॉलिटिकली जो एक्टिविटी थी उसमें राजकाज का जो काम था वो यहाँ पर देखने लग गए थे। शाहजी शुरुआत से ही काफी ज्यादा साहसी थे और यहाँ पर इन्होंने एक अलग तरीके से एक दृढ़ निश्चयी व्यक्तित्व के ये पूरी तरीके से धनी रहे। अगर इनकी युवा अवस्था के बाद में इनकी जो वैवाहिक जीवन के बारे में बात की जाए तो इनकी दो पत्नियां थीं। पहली पत्नी का नाम था जीजाबाई और दूसरी पत्नी का नाम जो था वो था तुकोबाई। अगर पहली पत्नी की बात करें जीजाबाई, तो जीजाबाई से उत्पन्न जो संतान थी वो संतान थी छत्रपति शिवाजी, यानी कि शिवाजी राजे का जन्म जो हुआ था वो पहली पत्नी जीजाबाई से हुआ था। दूसरी पत्नी जिनका नाम तुकोबाई था, तुकोबाई इनके पुत्र एकोजी थे, एकोजी जिन्होंने की तंजौर राज्य की स्थापना की थी। शिवाजी राजे जिनको कि महाराष्ट्र का निर्माता कहा जाता है। इसी तरीके से दूसरी पत्नी तुकोजी बाई से इनको एक और पुत्र उत्पन्न हुआ था जिनका नाम था एकोजी, जिन्होंने की तंजौर राज्य की स्थापना की थी, यानी कि तंजौर राज्य के संस्थापक थे एकोजी। ये बात मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर मैं अगर इसको यहाँ पर लिख देता हूं, शाहजी भोसले, शाहजी जिनकी की दो पत्नी थी जीजाबाई और तुकोबाई। जीजाबाई के पुत्र शिवाजी और तुकोबाई के जो पुत्र थे वो थे एकोजी। शिवाजी महाराष्ट्र के निर्माता, महाराष्ट्र निर्माता थे, यानी कि महाराष्ट्र के संस्थापक बोला जाता है इन्हें। और एकोजी तंजौर, तंजौर राज्य के संस्थापक। निर्माता या संस्थापक थे। फिर हो गया एकोजी जो कि तंजौर के संस्थापक थे और शिवाजी जो कि महाराष्ट्र के संस्थापक, यानी कि महाराष्ट्र राज्य के निर्माता के रूप में जाना जाता है। दो पत्नी शाहजी की जीजाबाई और एकोजी। ठीक है, शाहजी को अगर देखा जाए तो शाहजी का जो प्रारंभिक जीवन था वो निजाम शाही यानी कि जो अहमदनगर के निजाम शाही थे उनके साथ में इन्होंने सबसे पहले जो नौकरी की थी वो निजाम शाह के अंडर में की थी। और निजाम शाही जो वजीर फतेह खां था, ठीक है ना, उनके समय में इनका जो समय था वो बीता था और यही वो काल था जिस समय इनका वास्तविक उत्कर्ष हुआ था। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो शाहजी का जो सैनिक जीवन था उसकी शुरुआत निजाम शाही के साथ में होती है, जो कि अहमदनगर के निजाम थे, निजाम शाही के रूप में जाना जाता था। तो उनके समय में वजीर फतेह खां के समय में इनकी उत्कर्ष, इनके आगे बढ़ने की शुरुआत होती है। इसके बाद में निजाम शाह की हत्या के बाद राज्य में काफी ज्यादा संकट वाली परिस्थिति आ गई थी और इस संकट की परिस्थितियों में इन्होंने मुगलों की नौकरी, यानी कि निजाम शाही जो कि मुगलों के अंडर में था, नोट कीजिएगा, निजाम शाह जो कि क्योंकि निजाम शाह की हत्या हो गई थी, फिर उसके बाद में यहाँ पर मुगलों के साथ में इन्होंने अपनी दूसरी नौकरी की। जब मुगलों के साथ में इन्होंने नौकरी की और निजाम शाह की जब हत्या हो गई तो उस समय इन्होंने मुगलों की भी नौकरी छोड़ दी थी, यानी कि दूसरा
जो इनकी सैनिक जीवन की नौकरी थी वो मुगलों के साथ में हुई। फिर उसके बाद में ये आगे चलकर जो कि शाहजी ने 10 वर्षीय उस समय जो मालक जो एक बच्चा था जिसको मुर्तजा शाह कहा गया है, मुर्तजा शाह द्वितीय को यहाँ पर क्या जो अहमदनगर की बात की जाए तो अहमदनगर में मुर्तजा शाह द्वितीय को सिंहासन पर बिठाया, यानी कि गद्दी पर बिठाया, और उसके बाद में 1632 में मुगलों से तीव्र संघर्ष, यानी कि मुगलों के साथ में फिर यहाँ पर संघर्ष किया। किसने? शाहजी ने। शाहजी ने मुगलों के साथ में संघर्ष किया। आगे चलते हैं, अगर आगे की बात करें तो 1636 में हैदराबाद की जो निजाम शाही राज्य की समाप्ति के बाद में, क्योंकि 1636 के बाद में मुगलों के ये अंडर में आ गया था, कौन सा? निजाम शाही क्षेत्र। तो निजाम शाही क्षेत्र जब मुगलों के अंडर में आ गया तो वहां से उस राज्य की जब समाप्ति हुई तो शाहजी ने वहां से नौकरी छोड़ बीजापुर के आदिल शाही के राज्य का आश्रय ले लिया, यानी कि उसके बाद में इनका जो तीसरा सैनिक जीवन था वो बीजापुर के आदिल शाही, जो यूसुफ आदिल शाह था, उसकी जो आदिल शाही थी उसके राज्य को आश्रय लिया और वहां पर इन्होंने नौकरी करना चालू की। एक सैनिक के रूप में, एक सैनिक नायक के रूप में यहाँ पर नौकरी की। कब? 1636 में, जब हैदराबाद के निजाम शाह का राज्य समाप्त हो गया। ठीक है, 1636 में, यानी कि 1632 में मुगलों के साथ संघर्ष हुआ और मुगलों के साथ में संघर्ष होने के बाद में इन्होंने जो हैदराबाद की जो निजामशाही थी वो समाप्त हुई। मतलब तीव्र संघर्ष के बाद में 1636 में जो हैदराबाद की निजामशाही थी, यानी कि अहमदनगर और हैदराबाद की जो निजामशाही थी, जिसको कि निजामशाही कहा जाता है, हैदराबाद की निजामशाही समाप्त हो गई और ये मुगलों के अंडर में चला गया। निजामशाही यहाँ पर जब खत्म हुई, समाप्त हुई, फिर उसके बाद में इन्होंने यहाँ से नौकरी छोड़ दी, यहाँ से चले गए थे ये, और यहाँ से जाने के बाद में 1636 में ये बीजापुर के शासक आदिल शाह के साथ में काम करने लगे और आदिल शाह के अंडर में इन्होंने नौकरी की, यानी कि आदिल शाह के राज में इन्होंने आश्रय ले लिया था। बीजापुर नोट कीजिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं, एक ही पॉइंट। बीजापुर शासक आदिल शाह ये यहां पर नौकर बन गए थे, यानी कि उनके यहाँ पर नौकरी कर ली, उनकी यहाँ पर आश्रय लिया। फिर उसके बाद में जब बीजापुर के आदिल शाह के यहाँ पर इन्होंने आश्रय लिया तो उनके यहाँ पर एक नौकर, एक सैनिक के रूप में काम किया, एक सैनिक नायक के रूप में काम किया, क्योंकि शुरू से ये प्रतिभाशाली रहे थे और एक प्रकार से एक सेना को लीड करने की क्षमता इनमें शुरू से ही रही थी। आगे जाकर 1638 में, 1638 की बात है, 1638 में बीजापुर के जो शासक थे आदिल शाह, उन्होंने हिंदू राजाओं के दमन के लिए शाहजी को कर्नाटक भेजा था। कहां पर? 1638 में इनको कर्नाटक के अभियान में भेजा। कर्नाटक का जो अभियान था वो इनके द्वारा शुरू किया गया था, यहाँ पे कि हिंदू राजाओं का दमन करना था। हिंदू राजाओं का दमन, यानी कि हिंदू राजाओं को हरा कर आदिल शाही जो क्षेत्र था बीजापुर, उसके अंडर में मिलाना था। तो उसमें शाहजी को 1638 में बीजापुर शासक आदिल शाह ने हिंदू राजाओं के दमन के लिए शाहजी को कर्नाटक भेजा। जब ये कर्नाटक गए तो 1638 से लेके 1648 तक, 10 वर्ष तक, कीजिएगा, तो ये 10 वर्ष तक इन्होंने 1648, 10 वर्ष तक वहीं पर समय बिताया। 10 वर्ष तक इन्होंने हिंदू राजाओं के साथ में संघर्ष किया और हिंदू राजाओं के साथ में संघर्ष करने के साथ साथ ये कई हिंदू राजाओं के साथ में संघर्ष करते थे, उनके साथ में मीटिंग करते थे और साथ में
उनको यहाँ पर सुलह करने और संधि करने के लिए मना लेते थे। लेकिन कहीं ना कहीं पर इस 10 वर्ष के दौरान में इनके कई हिंदू राजाओं के साथ में संपर्क स्थापित हुए, और संपर्क स्थापित होने के बाद में जो संधियां हो रही थी उसमें कहीं ना कहीं पर जो आदिल शाही शासक का सेना नायक था जिसका नाम था मुस्तफा खान, मुस्तफा खान ने इस पर संदेह किया कि कहीं ना कहीं पे शाहजी ने हिंदू राजाओं के साथ में एक संपर्क स्थापित कर लिया है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं पे एक ऐसी संधि बना ली है कि इससे कहीं ना कहीं आदिल शाही जो शासक है, निजाम सॉरी बीजापुर शासक है जो आदिल शाही, उसको यहाँ पर नुकसान पहुंच सकता है। तो इस कारण से सेना नायक मुस्तफा खान ने शाहजी को क्या 1648 में 1648 में बंदी बना लिया। 1648 में शक के बिना पर, शक किया एक बार संदेह किया, संदेह के करने के कारण, संदेह के कारण क्योंकि हिंदू शासक के साथ में इन्होंने संबंध स्थापित किए, उसका संदेह किया, संदेह के कारण मुस्तफा खान, नोट कर लीजिएगा, मुस्तफा खान ने इनको क्या बंदी बना लिया, बंदी बना लिया। संदेह के कारण इनको बंदी बना लिया गया, और बंदी बनाने के बाद में लगभग एक वर्ष तक ये बंदी के रूप में रहे, यानी कि जेल में, इनको जेल में डाल दिया गया था। लेकिन जैसे ही आदिल शाह को इसके बारे में जानकारी मिली तो 1649 में, नोट कीजिएगा, 1649 में आदिल शाह ने इनको मुक्त कर दिया, मुक्त किया, इनको फिर से फ्री कर दिया, क्योंकि आदिल शाह को इसके बारे में जानकारी कम थी। जब 1649 में आदिल शाह ने इनको मुक्त किया, और मुक्त करने के बाद में दोबारा से इनको पुनः कर्नाटक भेजा, यानी कि कर्नाटक के अभियान के बीच में ही इनको जो मुस्तफा खान है उसने संदेह के बेसिस पर अरेस्ट कर लिया था। आदिल शाह को पता चला, 1649 में 48 में इनको अरेस्ट किया, एक वर्ष तक ये अरेस्ट रहे। 1649 में आदिल शाह के द्वारा इनको मुक्त किया, और मुक्त करने के बाद में मुक्त किया और पुनः इनको कर्नाटक के अभियान में भेज दिया, पुनः कर्नाटक अभियान पर भेजा, पुनः कर्नाटक के अभियान पे भेज दिया। जब 1649 में इनको दोबारा से कर्नाटक के अभियान पर भेजा, तो यहाँ पर 2 वर्ष बीतने के बाद में, जब 2 वर्ष बीत गए और बीच यहाँ पर निकले, तो 2 वर्ष के बाद में 1651 में गोलकुंडा के जो सेना नायक था, गोलकुंडा पर जिसका राज था यहाँ पे कि कुतुब शाही, नोट कीजिएगा, 1651 में गोलकुंडा पे कुतुब शाही का शासक था, नोट कीजिएगा, गोलकुंडा शासक था यहाँ पे कि कुतुब शाही थी यहाँ पर। तो यहाँ का जो शासक था वो था मीर जुमला जो कि यहाँ का सेना नायक था, ठीक है ना, मीर जुमला जो कि यहाँ का सेना नायक, ठीक है ना, इसको परास्त किया यहाँ पर, मीर जुमला को ये परास्त करते हैं 1651 में। गोलकुंडा का जो कुतुब शाही शासक था, उसका जो सेना नायक था मीर जुमला, उसको यहाँ पर परास्त किया, जो कि कर्नाटक विजय के रूप में जाना जाता है, ठीक है। फिर 1662 में बीजापुर पर शिवाजी का जो आक्रमण, क्योंकि उस समय जब ये कर्नाटक के अभियान में लगे हुए थे, जब शाहजी कर्नाटक के अभियान में लगे हुए थे, उस समय शिवाजी वयस्क हो चुके थे। शिवाजी जिनका जन्म 1627 में हुआ था, 1627 से लेके 1662 के बीच में इन्होंने यहाँ पर बीजापुर में बहुत ही ज्यादा आतंक मचा के रखा था, और बीजापुर के शासक जो कि निजाम आदिल शाही थे, आदिल शाह को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशान कर दिया था। तो इस कारण से यहाँ पर बीजापुर पर शिवाजी के जो आक्रमण थे, ठीक है ना, वो आक्रमण को रोकने का प्रयास किया था आदिल शाह ने। तो यहाँ पर क्या किया, आदिल शाह ने शाहजी को वापस बुलाया, कब, 1662 में, क्योंकि इस बीच में 1643 और 1646 के बीच में जो काल आया था, उस समय छत्रपति शिवाजी, जो कि बाद में छत्रपति बने, शिवाजी के द्वारा
2 किलों पर विजय प्राप्त कर ली थी। यानी कि जो आदिल शाही किले थे, जिसमें कि सिंहगढ़ का किला था, जो कि 1643 में शिवाजी के द्वारा जीता गया, जहां पे कि इन्होंने छापामार युद्ध की शैली अपनाते हुए इन्होंने उस किले पर कब्जा कर लिया। उसके बाद में 1643 में तोरण के किले पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। तो इस कारण से जो आदिल शाह था वो बहुत ही ज्यादा आतंकित हो गया था, और इस आतंक के कारण शाहजी को इन्होंने वापस बुलाया, और यहाँ पर 1662 में बीजापुर में जो आक्रमण हो रहे थे शिवाजी के, उसको स्थगन करने के लिए शाहजी को वापस बुला लिया। कब? 1662। तो 1662 में ये बीजापुर वापस आ गए थे। बीजापुर वापसी हुई इनकी, जो कि शिवाजी को रोकने के लिए। किसको? शिवाजी को रोकने के लिए। शिवाजी जो यहाँ पर आक्रमण कर रहा था, और यहाँ के जो विभिन्न किले थे, अलग 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 जो किला क्षेत्र थे, यहाँ पे किलेबंदी थी, जिसमें कि सिंहगढ़ का किला पे इन्होंने आक्रमण करके जीत लिया था, और इसी तरीके से तोरण के किले पर आक्रमण करके वहां पे भी विजय प्राप्त कर ली थी। तो उस आतंक को करने के लिए शिवाजी को रोकने के लिए, शिवाजी को रोकना था, तो शिवाजी को रोकने के लिए यहाँ पर शाहजी वापस आए थे 1662 में। ठीक है ना। तो लगभग 1651 से लेकर 1662 के बीच में ये 12 वर्ष तक शाहजी जब वापस बाहर रहे, तो इन पूरे परिवार में शाहजी के प्रति जो कटुता थी वो बढ़ गई थी कहीं ना कहीं पे, और वो विरोधाभासी हो गए थे, जिसमें कि शाहजी की पत्नी जीजाबाई और शिवाजी, इनके साथ में कहीं ना कहीं संपर्क स्थापित ना होने के कारण काफी दूरी बनी रही। तो यहाँ पर जब शाहजी और शिवाजी की भेंट होती है, जब ये मिलते हैं, तब जाके शाहजी और जीजाबाई का जो टूटे हुए संपर्क थे, क्योंकि इनके जो रिश्ते थे काफी ज्यादा इनमें मनमुटाव आ गया था, तो दोबारा से शाहजी और शिवाजी की जब भेंट होती है, जब इनका मिलन होता है, तो उस समय शाहजी और जीजाबाई जो उनकी पत्नी थी, उनके जो टूटे हुए संपर्क थे वो पुनः स्थापित हुए, और दोबारा से ये परिवार एक साथ मिल गया। तो ये जो कहानी थी, ये मैं शाहजी की आपको पूरी बता रहा हूं, जो कि इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट। उसके बाद में जब 1662 में इनका संपर्क हो जाता है, वापस आ जाते हैं, तो 1664 में ये इनका आखिरी समय होता है। तो 1664 में यहाँ पर बात की जाए, तो 23 जनवरी 1664 में ये शिकार खेलते हुए घोड़े से गिरे, और उसके बाद में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी शाहजी की कब? 23 जनवरी 1664 में शिकार खेलते हुए, शिकार खेलते हुए ये गिर गए थे, और इस कारण से इनकी मृत्यु हो गई थी। इस कारण से इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई। और यहां से कार्य चालू होता है किसका? शिवाजी का। अब शिवाजी यहाँ पर प्रमुख, मराठा साम्राज्य के प्रमुख बनते हैं, जो कि शाहजी भोसले के बाद में ये मराठा एम्पायर को संभालते हैं। तो यहां तक मेरे ख्याल से आपको शाहजी के जो मैंने आपको पूरी जानकारी दी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। इस बीच में शिवाजी ने भी यहाँ पर कई किलों पर आक्रमण करके, जो कि बीजापुर की जो आदिल शाही थे उनकी जो क्षेत्र था, वहां पर किलों पर आक्रमण कर उन किलों पर विजय प्राप्त की थी। लेकिन अब हम शिवाजी को पढ़ने जा रहे हैं, तो शिवाजी को पढ़ेंगे तो शिवाजी के बारे में जानेंगे, तब इन किलों के बारे में भी पूरी जानकारी यहाँ पर मैं रखने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं यहाँ पर शाहजी भोसले को मैंने आपको पूरा यहाँ पर कंप्लीट बता दिया, जो कि 1594 से लेके 1664 के बीच का जो समय था वो शाहजी भोसले का समय था। यानी कि 1594 में उनका जन्म हुआ था, और 1664 में उनकी मृत्यु हो गई। इस जीवन में उन्होंने 3 अलग अलग जो राज्य थे, जिसमें कि निजाम शाही, फिर उसके बाद में मुगल के बाद में आदिल शाही पर नौकरी इन्होंने की। और नौकरी के बीच में जब शिवाजी का जन्म हुआ, तो शिवाजी जब वयस्क हुए, तो तब जाकर शिवाजी ने जिस तरीके से छापामार युद्ध शैली जो अपने पिताजी से विरासत में पाई थी, उससे यहाँ पर अपनी उत्कृष्टता दिखाते हुए अन्य क्षेत्र जो कि बीजापुर शासक के अन्य क्षेत्र थे, वहां पर इन्होंने कई किलों पर विजय प्राप्त की। अब हम चलेंगे शिवाजी के जीवन काल पर, यानी कि शिवाजी की यहाँ पर हम जीवन शैली देखेंगे। शिवाजी
ठीक है, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, शिवाजी जिनका जन्म हुआ था 1627 में। 1627 में इनका जन्म हुआ था। अगर एक्चुअल बात करें तो 20 अप्रैल 1627 में शिवाजी का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 20 अप्रैल 1627 में शिवाजी का जन्म हुआ था, जो कि कहा हुआ था? पूना में। पूना का में शिवनेर दुर्ग था। शिवनेर का जो किला था, शिवनेर का जो दुर्ग था, वहां पर शिवाजी का जन्म हुआ था। अगर हम इनकी गुरु की बात करें तो आरंभिक गुरु इनके थे रामदास जी। फिर उसके बाद में इनके जो संरक्षक बनते हैं वो दादाजी कोंडदेव। दादाजी कोंडदेव इनके संरक्षक बनते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था शिवनेर दुर्ग में। शिवनेर दुर्ग, जो कि पूना में था। पूना में था, जहां पे इनका जन्म होता है। इनके जो गुरु थे, प्रारंभिक गुरु थे, वो थे रामदास। रामदास इनके प्रारंभिक गुरु रहे। फिर उसके बाद में संरक्षक बने थे, वो संरक्षक थे दादाजी कोंडदेव। दादाजी कोंडदेव ये इनके संरक्षक थे, और साथ में ये एक गुरु भी इनके थे, गुरु मानते थे इनको। कौन? शिवाजी। तो ये शिवाजी की बेसिक जानकारी मैंने आपको यहाँ पर शुरू में दे दी। अगर हम इनकी बात करें तो इनका जो राज्य अभिषेक हुआ था, वो राज्य अभिषेक 1664 में शाहजी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन 1664 के बाद में इनका अभिषेक, राज्य अभिषेक नहीं होता है। इनका राज्य अभिषेक का समय 1674 माना गया है। यानी कि पहला राज्याभिषेक की बात करें तो इनका राज्याभिषेक 1674 में। ठीक है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। ठीक है ना, तो इनका राज्याभिषेक अब होता है 1674 में। कहां पर होता है ये? रायगढ़ दुर्ग में होता है। रायगढ़ की दुर्ग में, रायगढ़ के दुर्ग में इनका 1674 में अभिषेक हुआ। और जब अभिषेक इनका हुआ था, उसके बाद में इन्होंने उपाधि ली थी। उपाधि कौन कौन सी ली थी इसने? ये उपाधि थी छत्रपति। फिर इनके जाके, इनकी ये सिर्फ शिवाजी राजे के नाम से थे। 1674 के बाद में ये उपाधि ग्रहण करते हैं छत्रपति की। छत्रपति कहलाए, तब जाके ये आगे जाके इनके छत्रपति शिवाजी राजे के नाम से, शिवाजी राजे भोसले के नाम से ये जाने गए। साथ ही साथ में इनको हिंदू धर्म उद्धारक भी माना जाता है। यानी कि हिंदू धर्म के ये उद्धारक भी माने जाते हैं। और इनको आगे चलकर औरंगजेब के द्वारा राजा की भी उपाधि मिलती है, जो कि हम आगे समझेंगे। तो इनको जो उपाधियां मिली, वो उपाधि कौन कौन सी मिली यहाँ पर? छत्रपति की, और हिंदू धर्म उद्धारक। ठीक है, और औरंगजेब के द्वारा इनको राजा की उपाधि मिली थी। औरंगजेब ने इनको राजा की उपाधि दी थी। औरंगजेब के द्वारा इनको राजा की उपाधि दी गई थी। अगर हम बात करें इनका पहले विजय की, जो कि मैंने आपको शुरुआत में, जब शाहजी भोसले थे उसी समय की बात है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। इनकी जो पहली विजय थी, वो पहली विजय इनको शाहजी भोसले के समय ही, जब ये वयस्क थे, लगभग 16 वर्ष के थे। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1627 में। और 1643 में इन्होंने पहली विजय पाई थी छापा मार युद्ध से। जो कि पहली विजय थी कौन सी? पहली विजय थी इनकी सिंहगढ़ के किले पर। सिंहगढ़, सिंहगढ़ का किला जीता था इन्होंने। कब जीता था ये? 1643 में, जब ये 16 वर्ष के आयु के थे। यानी कि अवयस्क ही थे ये। ठीक है ना, उस समय पूरी तरीके से वयस्क नहीं हुए थे। लेकिन इनकी
जो युद्ध शैली थी, इनकी इनकी जो सीखने की क्षमता थी वो इनकी उम्र से ज्यादा थी, और उम्र से ज्यादा ये कौशलता दिखाते हुए सिंहगढ़ के किले को छापा मार, जो कि आदिल शाही जो बीजापुर शासक थे उनके अंडर में था, जिनको कि इसको कि कोंडाना कोंडाना का किला भी कहा जाता है। आगे जाके इसका नाम सिंहगढ़ का किला होता है। ये कैसे होता है ये मैं आगे आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले ये कोंडाना का किले के रूप में जाना जाता था। तो ये पहली विजय थी जहां पे कि इन्होंने विजय हासिल की थी, जो की थी कोंडाना का किला या फिर सिंहगढ़ का किला। जिस समय ये 16 वर्ष की आयु थी इनकी, ये 16 वर्ष के थे उस समय इन्होंने पहली विजय हासिल की। उसके बाद में उसके 3 वर्ष के बाद में 1646 में 1646 में इन्होंने तोरण का किला, तोरण का किला, इस किले पर विजय हासिल की। तो इस प्रकार से इन्होंने लगातार 2 विजय 3 वर्ष के अंतराल में ले ली थी। 1643 में जब ये 16 वर्ष के थे, और जैसे ही ये 19 या 20 वर्ष के हुए 1646 में, तो शिवाजी ने तोरण का किला, जो कि आदिल शाही बीजापुर शासक के अंडर में था, वहां पर जीत हासिल कर ली और वो अपने कब्जे में ले लिया था। इनका जो पहला अभिषेक मैं बता चुका हूं, जो कि हुआ था रायगढ़ के दुर्ग में। लेकिन नोट कीजिएगा, इनके 2 अभिषेक हुए थे, 2 अभिषेक हुए थे, जो कि मैं यहाँ पर एक एक करके आपको बताऊंगा। प्रथम अभिषेक, प्रथम अभिषेक, प्रथम अभिषेक जो कि रायगढ़ के दुर्ग में जून में हुआ था। कब हुआ था ये? जून, जून 1674 में रायगढ़ दुर्ग में हुआ था, जो पहला अभिषेक था। और इस अभिषेक को विश्वेश्वर या फिर गंगा भट्ट के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? गंगा भट्ट, गंगा भट्ट के द्वारा इस अभिषेक को कराया गया था, यानी कि ये राज्यभिषेक गंगा भट्ट के द्वारा करवाया गया था। फिर दूसरा अभिषेक जो कि इसके बाद में सितंबर में होता है, ठीक है, ये प्रथम था। उसके बाद में द्वितीय द्वितीय अभिषेक हुआ इनका, द्वितीय अभिषेक जो कि सितंबर में, सितंबर 1674 में होता है, जो कि रायगढ़ में होता है। उसके बाद में ये होता है निश्चलपुरी में, निश्चलपुरी के जो गोसाई है उनके द्वारा किया जाता है, होता रायगढ़ में ही ये। निश्चलपुरी के गोसाई के द्वारा, गोसाई द्वारा ये दूसरा अभिषेक कराया जाता है सितंबर 1674 में। तो 2 अभिषेक होते हैं छत्रपति शिवाजी के। अब हम एक एक करके समझेंगे छत्रपति शिवाजी की जो विजय हुई। छत्रपति जी ने जो लगातार जितनी लड़ाइयां लड़ी, उन लड़ाइयों को यहाँ पर एक एक करके क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पर समझने वाले हैं, जो कि मैंने इससे पहले आपको स्लाइड में बताई थी। ये है छत्रपति शिवाजी की जो लड़ाई थी, जो कि शिवाजी के द्वारा अपने जीवन काल में लड़ी गई थी। जिसमें कि पहली लड़ाई जो थी वो थी प्रतापगढ़ की लड़ाई, पहली लड़ाई थी प्रतापगढ़ की लड़ाई। उसके बाद में कोल्हापुर की लड़ाई, फिर पवनखंड, पवनखंड की लड़ाई। उसके बाद में चौथी लड़ाई जो थी वो चक्कन की लड़ाई थी। पांचवी लड़ाई अंबरखंड की लड़ाई, फिर सूरत की लड़ाई, सूरत का युद्ध जो था काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पुरंदर की युद्ध को भी हम भूल नहीं सकते, क्योंकि पुरंदर का युद्ध जो था उसके बाद में यहाँ पर काफी ज्यादा सीमा यानी काफी ज्यादा परिस्थितियों में परिवर्तन आया था। उसके बाद में सिंहगढ़ की लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इस पे बहुत बनते हैं। सिंहगढ़ की लड़ाई, जिसको कि सिंहगढ़ और कोंडाना, मैंने आपको बताया इसका नाम, जो पहला नाम था, जो पुराना नाम था वो कोंडाना था। तो कोंडाना की लड़ाई या कोंडाना का युद्ध भी बोला जाता है, कोंडाना का किला, सिंहगढ़ का किला भी बोला जाता है इसको, और कोंडाना का किला भी बोला जाता है। उसके बाद में कर्नाटक अभियान के लिए ये आगे निकले थे, आगे यानी कि जो शाहजी के द्वारा कर्नाटक अभियान किया गया था, उसके बाद में छत्रपति शिवाजी ने भी कर्नाटक अभियान किया था, यानी कि कर्नाटक के कई किलों पर विजय प्राप्त की थी। तो इसको भी हम समझेंगे। इसके बाद में आखिरी इनकी जो लड़ाई थी वो संगमनेर की लड़ाई मानी जाती है। संगमनेर की लड़ाई के बाद में
इनकी मृत्यु हो जाती है, ये स्वर्गवास हो जाता है इनका और ये खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर पहली लड़ाई जो थी वो अगर एक्चुअल में छत्रपति की उपाधि के बाद में देखी जाए तो छत्रपति की उपाधि से पहले इन्होंने पहले ही प्रतापगढ़ की लड़ाई, जब ये शाहजी के समय जब थे उसी समय प्रतापगढ़ की लड़ाई इन्होंने लड़ी थी। उसके बाद में आखिरी लड़ाई संगमनेर की मानी जाती है। 1680 की बात है, 1680 या 1679 में ये संगमनेर की लड़ाई होती है। तो हम एक एक करके सारी लड़ाई को, जो प्रमुख लड़ाई प्रमुख युद्ध थे वो यहाँ पर समझने वाले हैं। एक एक को अपन यहाँ पर पॉइंट वाइज समझेंगे। अगर हम प्रतापगढ़ की लड़ाई की बात करें तो प्रतापगढ़ की जो लड़ाई थी ये 1659 में होती है। कब होती है? 1659। यहाँ पे मैं एक एक करके सारे स्थान लिखूंगा, यहाँ पर आप बिल्कुल नोट करते जाइएगा। तो 1659 में ये प्रतापगढ़ की लड़ाई लड़ी जाती है और ये 10 नवंबर 1659 को ये युद्ध होता है। और ये युद्ध किस किस के बीच में होता है? ये छत्रपति शिवाजी महाराज और आदिल शाही, यानी कि आदिल शाही फौज के साथ में होता है। यानी कि आदिल शाही शासक, उस समय जो बीजापुर शासक था आदिल शाह, उसके साथ में होता है। उसका यहाँ पर एक सेना नायक जनरल था अफजल खान। अफजल खान और छत्रपति शिवाजी के साथ में ये युद्ध होता है, जिसको कि प्रतापगढ़ की लड़ाई मानी जाती है। ठीक है, अब हम यहाँ से समझेंगे तो किस किस के बीच में होता है ये युद्ध, प्रतापगढ़ की लड़ाई। प्रतापगढ़ की लड़ाई, प्रतापगढ़ की लड़ाई शिवाजी जो की होती है, लिख देता हूं, ठीक है ना, 1659 में होता है ये। और ये नवंबर के माह में होता है, नवंबर महीने में ये युद्ध लड़ा जाता है। और छत्रपति शिवाजी और अफजल खान, अफजल खान के बीच में होता है, जो कि आदिल शाही सेना नायक था। आदिल शाही, आदिल शाही सेना नायक था ये, जिसके साथ में ये युद्ध होता है। और ये युद्ध का स्थान जो था वो था कहां पर? सतारा, जो कि महाराष्ट्र का ये क्षेत्र है, सतारा, उसके निकट में था ये प्रतापगढ़ का किला। ठीक है ना। हाँ, सतारा, प्रतापगढ़ का किला। इसलिए इसको प्रतापगढ़ के किले की लड़ाई बोला जाता है, या प्रतापगढ़ की लड़ाई के नाम से जाना जाता है, जो कि सतारा के निकट था ये प्रतापगढ़ का किला। वहां पर ये युद्ध हुआ था। और इस युद्ध का जो परिणाम था, इस युद्ध का जो रिजल्ट था वो क्या था? इसका जो रिजल्ट था वो था मराठाओं की विजय। यानी कि यहाँ पर छत्रपति शिवाजी की जीत हुई थी। इसमें छत्रपति शिवाजी की जीत हुई थी, वो यहाँ पर जीत गए थे। अच्छा, ये कैसे हुआ था, इसकी भी कहानी आपको जरूरी होनी चाहिए पता, क्योंकि यहाँ पर एक कहानी के रूप में अगर हर चीज, हर लड़ाई को आप सुनेंगे तो आपको व्यवस्थित रूप से वो याद हो जाएगी। ये लड़ाई जो हुई थी ये नवंबर माह में हुई थी, ये मैं आपको पहले ही यहाँ पर क्लियर कर चुका हूँ। नवंबर के माह में 1659 में ये लड़ाई लड़ी गई थी, जो कि शिवाजी और आदिल शाही जनरल अफजल खां के बीच में हुई थी, जो कि सतारा महाराष्ट्र के निकट में जो प्रतापगढ़ का जो किला था उसके पास में ये हुई थी। आदिल शाह ने शिवाजी की जो गतिविधियां थी, क्योंकि शिवाजी लगातार यहाँ पर एक के बाद में एक, जब शाहजी कर्नाटक के अभियान में थे उस समय यहाँ पर आदिल शाह का जो बीजापुर क्षेत्र था उसके जो विभिन्न जो किले थे, अलग अलग किले थे यहाँ पे कि आदिल शाह का अधिकार था, वहां पर शिवाजी लगातार आक्रमण करते जा रहे थे और उन किलों पर यहाँ पर विजय मिल रही थी, जिसमें कि इन्होंने सिंहगढ़ का किला, तोरण का किला, इस पर विजय हासिल कर ली थी। तो आदिल शाह यहाँ पर आतंकित हो गया था शिवाजी की गतिविधियों से। तो उस पर आदिल शाह क्या अंकुश लगाना चाहता था, और इस अंकुश लगाने के प्रयास में इसने यहाँ पर ये आदिल शाह का जो जनरल था, जो बीजापुर का शासक आदिल शाह था, उसका जनरल था अफजल खां, उसने यहाँ पर इस पर शिवाजी पर अंकुश लगाने के लिए अफजल खां को भेजा। जब अफजल खां को
यहाँ पर शिवाजी के साथ में भेजा मीटिंग करने के लिए, यानी कि एक मीटिंग करने के लिए यहाँ पर भेजा था। तो यहाँ पे तो उससे पहले की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आदिल शाह का जो जनरल था अफजल खां, उसने इससे पहले शिवाजी के जो बड़े भाई थे संभाजी, संभाजी के साथ में एक लड़ाई लड़ी थी और संभाजी को यहाँ पर अफजल खान ने पहले ही मार गिराया था। यानी कि यहाँ पर अफजल खान ने शिवाजी के बड़े भाई संभाजी को यहाँ पर मार दिया था। और उसके बाद में यहाँ पर आदिल शाह को ये लगा कि अफजल खान ने जब संभाजी को मार दिया है तो अफजल खान से अच्छा कोई भी ऐसा सेना नायक नहीं होगा जो कि शिवाजी के खिलाफ यहाँ पर हम भेज सकें। तो यहाँ पर अफजल खान को आदिल शाह ने शिवाजी के खिलाफ हमला करने के लिए चुना था कि आप जाओ और शिवाजी से यहाँ पर युद्ध करो और शिवाजी को यहाँ पर आपको हराना है। तो यहाँ पर ये युद्ध जो था वो शिवाजी और अफजल खान के बीच में हुआ। तो यहाँ पर एक घटना घटती है जब शिवाजी और अफजल खान की मुलाकात होती है। तो यहाँ पर मुलाकात के दौरान जब दोनों एक दूसरे के साथ में बातचीत कर रहे होते हैं तो उस समय अफजल खान ने एक षड्यंत्र रचा था और उस षड्यंत्र में अफजल खान शिवाजी को मौत के घाट उतारना चाहता था, यानी कि शिवाजी को मारना चाहता था। लेकिन इसकी जानकारी शिवाजी को पहले ही मिल गई थी। तो पहले ही मिलने के कारण इस बातचीत के दौरान ही शिवाजी ने अफजल खान पर क्या हमला कर दिया और शिवाजी ने उस बातचीत के दौरान ही अफजल खान को मौत के घाट उतार दिया, यानी कि मार डाला। और मार डाला तो जैसे ही अफजल खान की मृत्यु की जो संदेश है, मृत्यु की जो इंफॉर्मेशन है, वो आदिल शाही सेना के पास में जैसे ही मिलती है वो सेना बिखर जाती है, वो भाग खड़ी होती है। जैसे ही भागती है तो शिवाजी को यहाँ पर पूरा मौका मिल जाता है प्रतापगढ़ के किले पर अधिकार करने। तो इस तरीके से 10 नवंबर 1659 को अफजल खान को बातचीत के दौरान जब शिवाजी ने मार दिया, फिर उसके बाद में आदिल शाही सेना वहां से भाग खड़ी हुई और भागने के बाद में जो प्रतापगढ़ का किला था उस पर शिवाजी का अधिकार हो गया। ये थी पूरी प्रतापगढ़ के किले की कहानी जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताई। इसके बाद में जो दूसरी लड़ाई है वो कौन सी है? दूसरी लड़ाई जो है वो है कोल्हापुर की लड़ाई। कोल्हापुर की लड़ाई की बात करें तो कोल्हापुर की लड़ाई और प्रतापगढ़ की लड़ाई में सिर्फ 1 माह का अंतर यहाँ पर देखने को मिलता है। 1 माह भी नहीं, 1 माह ही मान के चलिए, 1 माह के आसपास ही यहाँ पर अंतर मिलता है, 1-1.5 माह, थोड़ा सा ज्यादा ही। ये भी 1659 की ही लड़ाई मानी जाती है। 1659 में नवंबर में प्रतापगढ़ की लड़ाई हुई थी और ये दिसंबर में कोल्हापुर की लड़ाई लड़ी गई थी, जो कि 28 दिसंबर 1659 को ये युद्ध होता है जिसको कि कोल्हापुर का युद्ध या फिर कोल्हापुर की लड़ाई मानते हैं। और ये किस किस के बीच में हुआ था? ये भी मराठा और आदिल शाही सेना के बीच में होता है, यानी कि बीजापुर शासक आदिल शाह की जो सेना थी उसके बीच में और मराठाओं के बीच में होता है। तो अगली लड़ाई कौन सी है? अगली लड़ाई है कोल्हापुर की लड़ाई। इसको भी मैं आपको पूरा समझाने वाला हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, तो इसको आपको भूलना मतलब छोड़ना नहीं है। सारे पॉइंट टू पॉइंट में एक एक फैक्ट यहाँ पर क्लियर आपके साथ में रखूंगा। तो कोल्हापुर की लड़ाई या कोल्हापुर का युद्ध भी बोलते हैं इसको, तो अपन में यहाँ पे कोल्हापुर की लड़ाई लिख देते हैं। तो कोल्हापुर की लड़ाई, और इस लड़ाई का जो वो थे मतलब 2 युद्धकर्ता थे, वो थे मराठा और आदिल शाही सेना। ठीक है, और ये युद्ध कब होता है? ये होता है दिसंबर में, दिसंबर 1659। दिसंबर 1659 में ये युद्ध होता है और ये युद्ध जो होता है वो किस किस के बीच में होता है? मराठा और आदिल शाही सेना के बीच। आदिल शाही सेना के बीच में ये युद्ध होता है और इस युद्ध का जो रिजल्ट होता है वो भी यहाँ पर शिवाजी के फेवर में रहता है। इसमें मराठाओं की विजय होती है, तो इस युद्ध को भी मराठा जीत लेते हैं, यानी कि शिवाजी जीत लेते हैं। ठीक है, तो ये कोल्हापुर की लड़ाई, यानी कि पहले प्रतापगढ़ की लड़ाई में भी मराठाओं की विजय हुई
और उसके बाद 1 माह बाद में जब कोल्हापुर की लड़ाई होती है, जो कि मराठा और आदिलशाही सेना के बीच में होती है, तो शिवाजी के द्वारा यहाँ पर भी विजय प्राप्त होती है। इसको भी हम एक एक करके कहानी के रूप में समझेंगे। तो कहानी ये है कि जब शिवाजी ने अफजल खां को मार डाला था, यानी कि अफजल खां की जब मृत्यु हो जाती है और प्रतापगढ़ के किले को जब जीत लेता है वो, और आदिल शाह सेना जब हार के यहाँ से भाग जाती है, तो उससे क्या ना कि शिवाजी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, यानी कि उससे उनको काफी ज्यादा फायदा मिलता है, और उनकी सेना में जो जोश भरा रहता है उस जोश का शिवाजी फायदा उठाते हैं। और फायदा उठाने के लिए यहाँ पर करते क्या है, वो अपनी पूरी सेना को फिर से तैयार होते हैं, फिर से तैयार करते हैं, और अपने एक बड़े बेड़े के साथ में ये आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। यानी कि प्रतापगढ़ से फिर आगे बढ़ते हुए ये कोल्हापुर की तरफ में प्रवेश करते हैं, जो कि लगभग 200 किलोमीटर दूर था। तो ये पैदल चलते हैं अपने पूरे सैनिकों के साथ में, पैदल अपने 200 मीटर चलकर ये पहाड़ी इलाके पर पहुंच जाते हैं, और वहां पे जाकर ये कब्जा कर लेते हैं, यानी कि उस क्षेत्र में यहाँ पर पूरा कब्जा कर लेते हैं। तो ये जो क्षेत्र था, ये दिसंबर की बात है, दिसंबर 1659 की बात है। तो 1659 तक ये शिवाजी कहां पर, पन्हाला, नोट कीजिएगा, पन्हाला का जो किला था, पन्हाला किला, वहां पर ये पहुंच जाते हैं। जब पन्हाला की किला पे पहुंच जाते हैं, तो पहले से ही वहां पर क्या ना, आदिल शाह की जो सेना थी, उसका जो कमांडर था, उसका कमांडर कौन था, रुस्तम खान। कौन था, रुस्तम खान, या फिर रुस्तम जमा के नाम से वो जाना जाता था, जो कि आदिल शाह के द्वारा यहाँ पर पहले से ही उसको एक डायरेक्शन दे दिया गया था, एक निर्देश दे दिया गया था, जो कि यहाँ पर पहले ही पहुंच गया था। कब, दिसंबर में 2 दिन पहले ही कोल्हापुर पहुंच चुका था। कौन था, आदिल शाही कमांडर। कौन था, रुस्तम जमा। क्योंकि कोल्हापुर पहले ही पहुंच गया था, 2 दिन पहले ही आदिल शाह ने यहाँ पर इसको डायरेक्शन दे दिया था कि आप पहले से यहाँ पर पहुंच जाओ, उसको पहले से ही जानकारी मिल गई थी। तो यहाँ पे वो पहले से ही शिवाजी का इंतजार कर रहा था। तो जैसे ही यहाँ पर पहुंचा, तो शिवाजी और रुस्तम जमा के बीच में यहाँ पर टकराव हुआ, जिसमें कि शिवाजी ने रुस्तम जमा को यहाँ पर हरा दिया, जो कि 28 दिसंबर 1659 में ये कोल्हापुर की लड़ाई होती है, जिसमें कि रुस्तम जमा शिवाजी के द्वारा यहाँ पर हार जाता है। और जैसे वो हारता है, हारने के बाद में यहाँ पर शिवाजी को एक बहुत बड़ा क्षेत्र प्राप्त होता है, जो कि कोल्हापुर का क्षेत्र कहलाता है, कोल्हापुर का किला कहलाता है। कोल्हापुर को ये जीत लेता है, और यहाँ पर जीत के साथ साथ में यहाँ पर जब सेना भागती है, एक बड़ी सेना थी यहाँ पर, बहुत बड़ी सेना के साथ में यहाँ पर बहुत बड़े बेड़े के साथ में रुस्तम जमा शिवाजी का इंतजार कर रहा था। शिवाजी ने यहाँ पर हराया, और हराने के बाद में लगभग शिवाजी को यहाँ पर 2000 घोड़े और 12 हाथी, जो कि आदिलशाही सेना के थे, वो यहाँ पर प्राप्त होते हैं, यानी कि मिल जाते हैं। कितने, 2000 घोड़े, जो कि सेना के घोड़े थे, और 12 हाथी कोल्हापुर की लड़ाई में प्राप्त होते हैं मराठा सेना को, जो आदिलशाही सेना से प्राप्त होते हैं। यहाँ पे कि आदिलशाही सेना, जब रुस्तम जमा की मृत्यु हो जाती है, उसको मार दिया जाता है, वो भागता है वहां से, ठीक है ना, रुस्तम जमा का टकराव हुआ और यहाँ पर जीत लिए जाती है। क्लियर होगी। तो यहाँ पर ये भी किला तो जो था, जो कोल्हापुर की लड़ाई थी, इसमें भी शिवाजी की जीत होती है। जहां तक मेरे ख्याल से पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब आगे चलते हैं। अगली लड़ाई जो थी वो कौन सी थी, वो थी पवन खंड की लड़ाई। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, पवन खंड की लड़ाई, जो कि एक टर्निंग पॉइंट यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर जो कि मराठाओं को यहाँ पर जीत नहीं मिल पाती है। मराठा यहाँ पर भौगोलिक परिस्थिति के कारण, एक जो यहाँ पर जोग्राफिकली जो एक रीजन था, उस रीजन के कारण यहाँ पे मराठा असफल हो जाते हैं। मराठा यहाँ पर उस युद्ध में घिर जाते हैं, और घिरने के कारण यहाँ पर उनको सफलता नहीं मिलती, जिसको कि पवन खंड की लड़ाई बोला जाता है। पवन खंड यानी कि एक प्रकार का ये दर्रा था। क्या था, एक संकीर्ण, यानी कि एक पूरा का पूरा एक छोटे से रास्ते से यहाँ से गुजरना पड़ता था। यहाँ पे की मुगल सेना
घिर गई थी आदिल शाही फौजों के बीच में, यानी कि आदिल शाही फौज ने मुगल सेना को यहाँ पर घेर लिया था। तो ये जो युद्ध हुआ था ये 1660 में होता है। 1660 में ये युद्ध हुआ, जो कि जुलाई 1660 में ये हुआ, जिसको कि पवन खिंद की लड़ाई कहा जाता है, जो कि मराठा सेनाओं और आदिल शाही सेना के बीच में हुआ। और यहाँ पर इस संकीर्ण दर्रा, जो पहाड़ी एक दर्रा था, उसके बीच में मराठा सेना यहाँ पर उलझ के रह जाती है और आदिल शाही फौज इनको घेर लेती है, और इस कारण से यहाँ पर मराठा असफल हो जाते हैं। और लेकिन इस बीच में शिवाजी यहाँ से वापस जाने में सफल हो जाते हैं और यहाँ से वापस पुनः अपने किले पर पहुंच जाते हैं। ये उनको सफलता मिल जाती है कि वो अपनी जान बचाकर यहाँ पर सक्सेसफुली अपने किले पर वापस पहुंच जाते हैं और मराठा यहाँ पर असफल हो जाते हैं। इतना ही आपको याद रखना। पवन खिंद की लड़ाई में यहाँ पे की पवन खंड बोलते हैं या पवन खिंद भी बोला जाता है, पवन खिंद की लड़ाई 1660 की लड़ाई है ये। और 1660 में ये जुलाई में लड़ाई लड़ी गई थी। जुलाई के दूसरे सप्ताह में 13 जुलाई 1660 को ये युद्ध होता है मराठा सेनाओं के बीच में। एक तरफ में मराठा थे और दूसरे तरफ में आदिल शाही सेना थी, यानी कि मराठा सेना थी एक तरफ में शिवाजी के नेतृत्व में, और दूसरी तरफ में आदिल शाही सेना थी। इसमें जो परिणाम हुआ वो परिणाम था मराठा इसमें असफल हुए। इसमें शिवाजी असफल हो जाते हैं, मराठा असफल थे। कारण था यहाँ पर वो संकीर्ण दर्रा, पवन खंड बोलते हैं या फिर वो संकीर्ण दर्रा, जो कि पहाड़ी के बीचों बीच से गुजरता था, जहाँ पे कि आदिल शाही सेना ने मराठा पूरी सेना को घेर रखा था। और घेरने के कारण यहाँ पर इस युद्ध में वो सफल नहीं हो पाते हैं और शिवाजी यहाँ से बच निकलते हैं। तो ये एक छोटा सा पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम आगे चलते हैं अगली लड़ाई के ऊपर में, जो थी चक्कन की लड़ाई। कौन सी थी? जिसको कि चक्कन की लड़ाई कहा जाता है। ये चक्कन की लड़ाई भी बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। और ये जो चक्कन की लड़ाई है ये 1660, ये भी 1660 की लड़ाई है। कब की है ये भी 1660 में ही ये युद्ध हुआ था, जिसको कि चक्कन की लड़ाई कहा जाता है। और ये जो चक्कन की लड़ाई थी ये अब आदिल शाही सेना के साथ नाथ होते हुए ये मुगल साम्राज्य से यहाँ पर लोहा लिया था मराठा साम्राज्य ने। ठीक है, अब इसको पूरा समझना, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चक्कन की लड़ाई 1660 की लड़ाई थी ये। 1660 में ही ये लड़ाई हुई थी। लेकिन ये जो लड़ाई थी ये मराठा और मुगलों के बीच में थी। ये मराठा और मुगल के बीच में ये लड़ाई लड़ी गई थी, यानी कि मराठा साम्राज्य और मुगल साम्राज्य के बीच में ये युद्ध हुआ था, जिसको कि चक्कन का युद्ध या फिर चक्कन की लड़ाई के रूप में जाना जाता है। इसमें हुआ क्या था? इसमें बीजापुर के जो शासक था आदिल शाह, उसने मुगल साम्राज्य के बीच में समझौता किया था और उस समझौते के अनुसार मुगलों ने यहाँ पर एक अपना नुमाइंदा भेजा था हमला करने के लिए। नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मुगल और आदिल शाह के बीच में एक समझौता हुआ यहाँ पर। और उस समझौते पर यहाँ पर औरंगजेब ने अपने एक सेना नायक, जिसका नाम था शाइस्ता खान, क्या नाम था? समझौता
हुआ मुगलों के द्वारा, मुगल नायक बोल सकते हैं इसको, मुगल सेना नायक, क्या नाम था उसका? शाहिस्ता खान। शाइस्ता खान को शिवाजी पर हमला करने के लिए भेजा था, ठीक है ना। तो शाइस्ता खान एक तरफ से मुगल सेना नायक शाइस्ता खान था और दूसरी तरफ से शिवाजी ने ये युद्ध लड़ा था जिसको कि चक्कन की लड़ाई कहा गया है। अब हम इसको पूरा एक एक करके समझेंगे, सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि किसी भी एक पॉइंट को यहाँ पर असर्शन और रीजन में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जब आते हैं उसमें पूछ लिया जाता है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। तो ये जो शुरुआत थी किसके साथ में थी, यहाँ पर मुगलों ने और आदिल शाह ने एक समझौता किया और समझौते के तहत औरंगजेब ने यहाँ पर शाइस्ता खान को शिवाजी पर हमले के लिए भेजा था। तो शाइस्ता खान ने पुणे के किले पर अधिकार कर लिया, यानी कि यहाँ पर आगे बढ़ा, वो एक बहुत बड़ी फौज के साथ में ये आगे बढ़ा था और आगे बढ़कर इसने पुणे के किले पर, जो कि पुणे का किला में जब मराठा एम्पायर पहले जीता, क्योंकि यहाँ पर 1660 में जब शिवाजी अपने क्षेत्र से आगे चल के चकन की लड़ाई में जब व्यस्त रहे, तो यहाँ पर पुणे पहुंचकर शाइस्ता खान ने इस पर अधिकार, पुणे के किले पर अधिकार कर लिया। और यहाँ पर शाइस्ता खान की जो सेना का जो आकार था उस समय मराठाओं की सेना से कई गुना अधिक था, लेकिन मान के चलिए कि 1/100 मान, यानी कि एक तरफ में एक भाग मराठाओं का मान सकते हैं और 100 भाग मुगलों का मान सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर काफी बड़ा अंतर दोनों सेनाओं के बीच में यहाँ पर था। शाइस्ता खान की एक बहुत विशाल सेना थी, लेकिन मराठा यहाँ पर कम आकार में थे उसके, तो इस कारण से यहाँ पे शाइस्ता खान को पुणे के किले पर अधिकार करने में आसानी हो गई और यहाँ पर पुणे के किले को अपने कब्जे में ले लिया था। लेकिन ये कब्जे में कैसे लिया था ये भी समझना जरूरी है। यहाँ पर एक एक पॉइंट समझेंगे। उस समय यहाँ पर जो चकन का फोर्ट था, क्योंकि चकन की जो लड़ाई थी, चकन की लड़ाई में यहाँ पर पहले से ही जो शिवाजी शिवाजी ने पहले ही यहाँ पर जीत हासिल कर ली थी और यहाँ पर अपने एक कमांडर को अपॉइंट कर दिया था चक्कन के फोर्ट पर, यहाँ पे कि जिसका नाम था फिरंगी नरसाला। फिरंगी नरसाला यहाँ पर पहले से ही चक्कन के फोर्ट का कमांडर था। कौन, क्या नाम था उसका? फिरंगजी। क्या नाम था? फिरंगजी, फिरंगी नरसाला, तो आपको याद रखिएगा। फिरंगी नरसाला जो कि चक्कन के किले का कमांडर था, सेना नायक, फौजदार था, चक्कन के किले का कमांडर था। कमांडर था और यहाँ पर पहले से ही यहाँ पर अपने लगभग 300 से लेकर 350 मराठा सैनिकों के साथ में चक्कन के फोर्ट की पूरी सुरक्षा में था। और यहाँ पे जैसे ही शाइस्ता खान अपने विशाल सेना के साथ में यहाँ पर पहुंचा और यहाँ पर लगभग ये 350 मराठा सैनिक 1.5 माह तक किले पर मुगल के हमले के लड़ने के लिए सक्षम थे, यानी कि लगभग 1.5 माह तक यहाँ पर इस किले को पर शाइस्ता खान को रोक कर रखा। जबकि यहाँ पर जो शाइस्ता खान की सेना थी वो 21,000 से अधिक थी, यानी कि यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं कि 21,000 मुगल सैनिक और 350 के लगभग मराठा सैनिक थे यहाँ पर। और यहाँ पर 350 मराठा सैनिकों ने मुगल सैनिकों को लगभग 1.5 माह तक रोक के रखा। रोकने के बाद में यहाँ पर आखिर जाकर मुगल सेना जो चकन का जो फोर्ट था, चकन का जो किला था, उस चकन के किले को भेदने में सक्षम हो गई और उसके दीवारों को तोप के गोलों से छेद कर दिया, भेद दिया और उसके अंदर प्रवेश कर गई। और जैसी प्रवेश करी तो उस समय में जो चक्कन के किले का कमांडर था फिरंगी, उसको यहाँ पर पकड़ लिया गया, उसको अरेस्ट कर लिया गया। तो यहाँ पर फिरंगी नरसाला जो कि चक्कन के किले का कमांडर था, शिवाजी के द्वारा यहाँ पर नियुक्त किया गया था। जब चक्कन के किले पर विजय हासिल की थी
तो इसको यहाँ पर शाइस्ता खां के द्वारा आक्रमण किया और उसको उस किले पर जीत हासिल की और फिरंगी को यहाँ पर पकड़ लिया गया। जब पकड़ने के बाद में जो मुगल सेना नायक था शाइस्ता खान, उसके सामने लाया गया। जब उसके सामने लाया गया तो शाइस्ता खान ने फिरंगी साहस की जो जो फिरंगी थी, फिरंगी नरसाला, जो कि उस समय उस चकन के किले का कमांडर था, उसके साहस की शाइस्ता खान ने बहुत ज्यादा प्रशंसा की, क्योंकि जिस वीरता से वो लड़ रहा था और लगभग 1.5 माह तक मुगल के 21,000 जो सैनिक थे, इतनी बड़ी सेना थी, उसको रोक कर रखा, उससे शाइस्ता खान बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ, बहुत ज्यादा खुश हो गया था उसकी किससे, उसकी साहस का, उसकी वीरता से बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ। और उसकी वीरता को देखते हुए उसने एक ऑफर दिया, मुगल सेना में शामिल होने का एक ऑफर दिया और साथ ही साथ में एक जागीर देने की पेशकश की। लेकिन यहां पर फिरंगी नरसाला ने उस पूरी की पूरी जो ऑफर था, उस ऑफर को ठुकरा दिया, उसको इनकार कर दिया। तो इनकार करने के बाद में शाइस्ता खां उसकी इस जो वफादारी थी, जो कि शिवाजी यानी कि मुगल साम्राज्य के प्रति जो वफादारी थी, उस वफादारी से वो काफी ज्यादा खुश हो गया था और उसको क्या किया था, फिरंगी नरसाला को माफ कर दिया। माफ करने के बाद में उसे आजाद किया और आजाद करने के बाद में जब फिरंगी घर लौटा, यानी कि वापस मुगल एम्पायर जब वापस लौटा, तो शिवाजी ने उसको भोपालगढ़ की किलेदार बनाया। कहाँ का, वापस लौटा, यहाँ पर इसकी हार हो जाती है, ठीक है ना, इसकी यहाँ पर हार होती है। हार होने के बाद में जब ये वापस लौटता है, तो वापस लौटने के बाद में शिवाजी इसको भोपालगढ़ की भोपालगढ़ का किलेदार बनाते हैं, किलेदार नियुक्त करते हैं, यानी कि भोपालगढ़ उसकी उसने जिस तरीके से वीरता से युद्ध लड़ा था, तो शिवाजी उससे नाराज नहीं हुए और यहाँ पर शिवाजी ने फिरंगी को यहाँ पर भोपालगढ़ का किलेदार बनाया। उसके बाद में जब शाइस्ता खां, क्योंकि यहाँ पर चकन के किले को तो उसने जीत ही लिया था, तो शाइस्ता खां मुगल सेना से के अपनी पूरी सेना के साथ में मराठा क्षेत्र में प्रवेश किया और प्रवेश करने के बाद में इसने पुणे के किले पर अधिकार कर लिया। तो ये था पुणे के किले पर अधिकार करने का जो एक रास्ता था, वो रास्ता चकन के किले पर विजय करने के बाद में आगे बढ़ता है। तो शाइस्ता खां यहाँ पर पुणे के किले पर लगभग 1 साल तक मतलब के रहने के बावजूद भी यहाँ पर ज्यादा सफलता नहीं मिली थी, यानी कि यहाँ पर आगे चलकर ये पुणे के किले पर अधिकार कर लेता है, पुणे के किले पर अधिकार हो जाता है। पुणे के किले पर इसका अधिकार हो जाता है। तो पुणे के किले पर अधिकार होने के बाद में इसको ज्यादा समय, लगभग 1 वर्ष तक ये पुणे के किले पर रहता है, लेकिन इसको बहुत कम सफलता मिली, यहाँ पर दूसरे क्षेत्र थे उसको यहाँ पर वो जीत नहीं पाया था। और इस ये यहाँ पर शाइस्ता खां यहाँ पर शिवाजी निवास करते थे, यानी कि शिवाजी पुणे में ही रहा करते थे और पुणे में जिस महल में वो रहा करते थे, उस महल का नाम था लाल महल। शिवाजी का महल था वो शिवाजी का महल था, शिवाजी का महल, जिसको कि लाल महल के नाम से जाना जाता है, लाल महल था। तो इस लाल महल में शाइस्ता खान ने अपना निवास स्थान बनाया। अपना निवास स्थान बनाया, यानी कि यहाँ पे वो रहने लगा, जहाँ पे कि शिवाजी खुद रहा करते थे, कब्जा कर लिया था। कब्जा करने के बाद में शिवाजी के महल में ही, जो कि लाल महल था, उसमें शाइस्ता खान रहने लगा। पुणे में शाइस्ता खान ने यहाँ पर जब वो रहा और जब वो उस महल में रहने लगा, तो चारों तरफ में बहुत ही ज्यादा इसने उच्च स्तर की सुरक्षा बना दी। दूसरी ओर यहाँ पर शिवाजी ने इस कड़ी सुरक्षा के बीच में ही शाइस्ता खान पर हमले की योजना बनाई थी, यानी कि जब वो इस सुरक्षा के बीच में रह रहा था, तो शिवाजी ने पूरा प्लान कर लिया था और उस प्लान में इस कड़ी सुरक्षा के बीच में सेंध मारते हुए वो शाइस्ता खान पर हमले की योजना शिवाजी ने बना ली थी। और ये योजना इनकी कहाँ कैसे कामयाब होती है, ये हम आगे आपको बताने वाले हैं। तो अप्रैल 1963 में शिवाजी ने यहाँ पर एक प्लान बनाया। कब? अप्रैल में, अप्रैल 1663 की बात है। अप्रैल 1663 में एक
विवाह सम्मेलन है कि एक बारात इन्होंने एक बारात रची, यानी कि बारात का स्वांग रचा कि एक बारात बना के चलते हैं और उसमें दूल्हे के रूप में शिवाजी खुद शामिल हुए, यानी कि दूल्हा बनकर शिवाजी उस बारात में शामिल हुए और उसकी एक साजिश रची। किसने? शिवाजी के द्वारा। शिवाजी के द्वारा एक साजिश रची गई जिसमें कि बारात बारात की साजिश थी ये, जिसमें कि शिवाजी स्वयं दूल्हा बने। शिवाजी दूल्हे के रूप में थे, शिवाजी स्वयं यहाँ पर दूल्हे के रूप में बने और ये दूल्हे के रूप में बारात में पुणे पहुंचे और पुणे पहुंचने के बाद में ये यहाँ पर एक बारात में दूल्हे के रूप में शामिल हो गए। शिवाजी ने अपना, क्योंकि शिवाजी पहले से ही पुणे को पूरी तरीके से परिचित थे, पुणे के महल में पहले से ही रहे थे, वो महल उन्हीं का था, तो उस महल से चप्पे यानी कि उसका चप्पा चप्पा जो था उसके हर क्षेत्र में, हर गली में और महल का हर जगह को वो बहुत अच्छे तरीके से जानते थे पहले से ही। और साथ ही साथ में शिवाजी का बचपन यहाँ पर बीता था, बचपन से वो शिवाजी पुणे में ही रहे और साथ में उनका एक दोस्त रहा करता था, उस दोस्त का नाम था चमनजी देश पांडे। नोट कीजिएगा, शिवाजी का दोस्त, उसका नाम भी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो था चमनजी देश पांडे। देश पांडे था, देश पांडे जो कि पहले से ही शिवाजी के अंग रक्षक के रूप में काम कर रहा था, तो ये भी कहीं ना कहीं पूरे महल से वाकिफ था और पूरे महल को पहले से इसने भी घूम के रखा था, क्योंकि अंगरक्षक था तो साथ चलता था शिवाजी के। तो यहाँ पर शिवाजी ने अपने दोस्त जो कि एक निजी अंगरक्षक था, बॉडीगार्ड था, उसको भी साथ लिया। तो दोनों ने यहाँ पर एक साथ में यहाँ पर इस बारात में शामिल हुए और शामिल होने के बाद में यहाँ पर आगे बढ़े। तो यहाँ पर क्या, जो बाबा साहब पुरंदरे के अनुसार अगर देखा जाए तो शिवाजी के मराठा सैनिक और जो मुगल सेना के जो मराठा सैनिक थे उनके बीच में अंतर करना मुश्किल था, क्योंकि यहाँ पर मराठा साम्राज्य के सैनिक भी मुगलों के साथ में शामिल थे और जो शिवाजी के जो मराठा सैनिक थे वो शिवाजी के साथ थे, लेकिन दोनों की जो वेशभूषा थी, दोनों का जो रंग था और दोनों की जो कद काठी थी वो पूरी एक समान थी। तो दोनों में यहाँ पर जो समानता थी वो इतनी ज्यादा थी कि उनमें अंतर करना बहुत मुश्किल हो गया था जब इन्होंने उस पुणे के किले में एक साजिश के रूप में प्रवेश किया। तो उस समय मुगल सेना भी मराठा सैनिक थी और शिवाजी के सैनिक भी थे, वो भी मराठा सैनिक थे। तो परिणाम क्या हुआ, शिवाजी ने, उनके कुछ विश्वस्त लोगों ने, ठीक है ना, इस स्थिति का लाभ उठाया और लाभ उठाकर मुगल जो किला था, जो मुगल शिविर था, जो कि पुणे में पूरा का पूरा बना हुआ था, उसमें यहाँ पर प्रवेश कर लिया। तब क्या था, शाइस्ता खां और शिवाजी दोनों अचानक आमने सामने आ गए। जब आमने सामने आए तो आमने सामने यहाँ पर एक दूसरे के साथ में भिड़े। भिड़ने के बाद में शाइस्ता खां की जो पत्नी थी, ठीक है ना, शाइस्ता खां की, मतलब उस समय पत्नियां तो बहुत सारी हुआ करती थी, शाइस्ता खां की पत्नियों ने यहाँ पर एक रिस्क लिया और यहाँ पर वो समझ गई थी कि शाइस्ता खां पर हमला हुआ है, और जब हमला हुआ है तो यहाँ पर उन्होंने एक फायदा उठाया। उस समय महल की रोशनी जितनी भी थी उस रोशनी को बंद कर दिया, अंधेरा हो गया। अंधेरे में शाइस्ता खान ने जब भागने की कोशिश की और वहां पर एक खुली खिड़की से जब ये भागने की कोशिश की तो शिवाजी ने अंधेरे में शाइस्ता खान का पीछा किया और पीछा करते हुए इसको पीछे से वार किया, जिससे कि शाइस्ता खान की तीन उंगलियां कटकर अलग हो गई। जब अलग हो गई और अलग होके वो वहां से भागने में कामयाब हो गए, लेकिन इसी बीच में उसके जो बच्चे थे, यानी कि उसके जो बेटे थे और कई गार्ड, वो यहाँ पर मौत की घाट उतार दिए गए थे। शाइस्ता खां पूना छोड़कर भाग खड़ा हुआ और 24 घंटे के भीतर वो आगरा पहुंच गया, यानी कि इतनी जबरदस्ती तरीके से वो भागा यहाँ से अपनी जान बचाकर कि 24 घंटे के अंदर वो आगरा भाग गया। मुगलों ने पुणे में अपनी अज्ञानतापूर्ण हार को, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा वो अपमानित हुए मुगल, और इससे औरंगजेब बहुत ही ज्यादा नाराज हुआ और शाइस्ता खां को उसने बंगाल में निर्वासित कर दिया। जैसे वो आगरा पहुंचा और औरंगजेब को इस अपमानित हार के बारे में जब जानकारी मिली तो औरंगजेब ने शाइस्ता खां को
बंगाल निर्वासित कर दिया, यानी कि उसको सजा दी और सजा के रूप में बंगाल निर्वासित कर दिया, बंगाल भगा दिया, यानी बंगाल को के लिए निकाल दिया था, यानी कि उस पूरे क्षेत्र को निकाल के इसने बंगाल पहुंचा दिया था, किसको? शाइस्ता खां को। तो इस तरीके से ये जो युद्ध था, जो कि चकन का युद्ध शुरू हुआ और चकन के युद्ध से होते होते ये जो पुणे तक पहुंचा, ये कहलाया। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ पर कौन से युद्ध के बारे में बताया था? चकन की लड़ाई। क्लियर हो गया? तो चकन की लड़ाई मैंने पूरी कंप्लीट कर दी। अब अपन चलते हैं अंबर की लड़ाई। ठीक है ना, इस अंबर की लड़ाई को अपन कंप्लीट करते हैं और देखते हैं कि अंबर की लड़ाई में क्या हुआ था। अंबर की लड़ाई यानी कि अंबर खिंड की लड़ाई या फिर अंबर खंड का युद्ध बोला जाता है। अंबर खंड या अंबर खिंड की लड़ाई बोली जाती है। ये अंबर खिंड की लड़ाई भी 1 वर्ष के अंतराल में हो गई थी, यानी कि लगातार इनके 59, 60, उसके बाद में 61, 1661 में अंबर खंड का युद्ध होता है। 61 में यानी कि फरवरी के माह में अंबर खंड का युद्ध हुआ। उम्बर खंड या फिर अंबर खंड भी बोलते हैं, अंबर खिंड। अंबर खिंड का युद्ध, अंबर खंड का युद्ध था ये, जो कि 1661 में होता है। 1661 में ये फरवरी माह में युद्ध होता है ये। और ये युद्ध भी जो होता है ये मुगलों के बीच में हुआ। ठीक है ना, एक तरफ में मराठा थे और दूसरे तरफ में जो थे वो मुगल थे। दूसरे तरफ में मुगल रहते हैं इनके साथ में। तो एक तरफ में मराठा की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे, जो लीड कर रहे थे, वो कर रहे थे शिवाजी राजे। शिवाजी राजे। और दूसरी तरफ में जो मुगलों की तरफ से लीड किए थे वो था करतलब खान। कौन था? करतलब खान। मुगलों की तरफ से जो मुगलों का सरदार था वो करतलब खान था और मराठों की तरफ से शिवाजी राजे ने इस युद्ध को लीड किया था। और इसमें जो परिणाम हुआ था, इसका जो रिजल्ट निकला, वो भी रिजल्ट मराठाओं के फेवर में था। ठीक है ना, इसमें मराठाओं की विजय होती है, यानी कि शिवाजी राजे यहाँ पर इस युद्ध को जीत जाते हैं। तो अभी तक जितने भी युद्ध मैंने बताया उसमें सिर्फ एक ही युद्ध था जिस युद्ध में मराठा असफल हुए थे और वहां पर शिवाजी वहां से भाग निकले थे और वहां से बच के निकले थे, ये कह सकते हैं, वहां से बच के निकल के वापस पुणे आ गए थे। तो वो था कौन सा? पवन खंड का युद्ध। लेकिन अंबर खंड के युद्ध में यहाँ पर शिवाजी को जीत मिलती है, जिसमें कि मुगल सरदार करतलब खान यहाँ पर युद्ध हार जाता है। और इसकी जो पृष्ठभूमि थी वो 1660 का जो युद्ध था, जिसको कि शाइस्ता खान ने जो युद्ध लड़ा था, ठीक है ना, उसमें जो शिवाजी ने चेकन के किले पर विजय प्राप्त की थी और वहां से शाइस्ता खान को यहाँ से भगाया था, वो यहाँ की पृष्ठभूमि बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर 1661 का जो युद्ध था वो शाइस्ता खान ने शिवाजी राजे के नियंत्रण का जो कोंकणी क्षेत्र था, ठीक है ना, जो 1661 में के शाइस्ता खान ने शिवाजी राजे का नियंत्रण का उत्तरी कोंकण क्षेत्र, जिसमें कि चोल, कल्याण, भिवंडी, पनवेल और नागोथाने, इन जगहों पर कब्जा करने के लिए करतलब खान को भेजा था 1661 की शुरुआत में। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर मुगलों ने, यहाँ पे कि शिवाजी राजे पहले से ही शासन कर रहे थे, तो वहां पर करतलब खान को शाइस्ता खान के द्वारा 1661 में भेजा गया। ठीक है ना, इसके लिए कब्जे के लिए कौन कौन सा क्षेत्र था? कोंकण क्षेत्र का कल्याण, भिवंडी, पनवेल और अन्य बहुत सारी जगह थी जहाँ पे कि कब्जा करने के लिए सरदार करतलब खान को भेजा गया। करतलब खान के साथ में अन्य जो सेना साथी थे, जो कि वो बहुत बड़ा एक सेना साथी के रूप में देखा जाता है। इसमें कछवाहा, चतुर्भुज चौहान, अमर सिंह, चंद्रावत और अन्य मित्र सेन भी
इनके साथ में मुगलों के साथ में मराठा एम्पायर के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे थे, जिसमें कि सावित्रीबाई, जसवंत राव कोकटे, जाधव राव, ये मुगलों के मुखिया थे, यानी कि मुगलों के साथ में ये मराठाओं के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे थे। तो यहां पर 2 फरवरी 1661 में 2 फरवरी 1661 में 1661 में करतलब खान और मुगल सेना ने पुणे को छोड़ दिया, यानी कि पुणे छोड़कर ये आगे बढ़े और लोहगढ़ की ओर जाने का इन्होंने प्लान किया। और लोहगढ़ पर इन्होंने आगे बढ़ते हुए अंबरखंड की ओर जाना शुरू किया, यहाँ पे कि ये लड़ाई होती है। अंबरखंड का युद्ध इसीलिए कहा जाता है क्योंकि लोहगढ़ से जाते हुए ये आगे बढ़े और अंबरखंड की तरफ में जाना इन्होंने शुरू कर दिया। मुगल सेना जब अंबरखंड की तरफ में जा रही थी तो वहां पे जो सह्याद्री पहाड़ी थी, सह्याद्री की पहाड़ियों का जो क्षेत्र था, वहां पर एक सकरी दर्रा पड़ा, यानी कि एक सकरा रास्ता पड़ा, ठीक है ना। उसकी ओर ये पूरी की पूरी जो करतलब खां की सेना थी, जो मुगल सेना थी, ये वहां से आगे बढ़ी। तो आगे बढ़ने के बाद में जब ये घाट से नीचे उतर कर मुगल सेना जब अंबरखंड में आ गई, तो अंबरखंड में यहाँ पर पहले से ही शिवाजी छुपकर इंतजार कर रहे थे। कब? 2 फरवरी से आगे जाकर शिवाजी की सेना पहले से ही यहाँ पर इंतजार कर रही थी, जो कि छुपकर मुगलों का इंतजार शुरू से ही कर रही थी। तो जब यहाँ पर जैसे ही मुगल यहाँ पर अंबरखंड में आई तो मुगलों पर तीर और तोप के गोलों से हमला शुरू हो गया, जो कि शिवाजी की सेना ने यहाँ पर छुपकर मुगलों की सेना पर तीरों से और तोप के गोलों से यहाँ पर हमला शुरू कर दिया। मराठा सेना जंगल और पहाड़ों से यहाँ पर गोरिल्ला शैली, यानी कि छापा मार जो युद्ध होता था, यानी कि छुपकर करने वाला युद्ध था, उसको गोरिल्ला शैली कही जाती है। वही गोरिल्ला शैली के तहत यहाँ पर मराठाओं ने जंगल में और पहाड़ों से युद्ध लड़ा। यहाँ पे कि मुगल सेना अपना रास्ता खोज सकती थी, वो भाग रही थी, यानी कि वो युद्ध इतना भयानक था कि जिसमें कि मुगल सेना पूरी तितर-बितर हो गई और मुगल सेना यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढ रही थी। जहां पे भी हो सकता था वो रास्ता खोज के वहां से भाग रही थी, लेकिन शिवाजी की सेना ने यहाँ पर पूरी की पूरी जो रास्ते थे पूरे के पूरे बंद कर दिए थे, रोक दिए थे। और पूरी की पूरी मराठा सेना जो कि यहाँ पर रोक कर इंतजार कर रही थी, तो मुगल सेना को यहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। और नुकसान होने के कारण यहाँ पर जो शिवाजी था, शिवाजी जो थे, शिवाजी के पास में यहाँ पर जो मुगल सेना के जो मुखिया थे, उस मुखिया में रायबाग नाम का एक व्यक्ति था। उसने सलाह दी और उसके सलाह पर करतलब खान ने शिवाजी के पास में संधि करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर संधि के अलावा अब करतलब खान के पास में कोई भी चारा नहीं रह गया था। जिस तरीके से मराठा सेना ने मुगल सेना को सब तरफ से घेर कर तीर कमान तोपों से यहाँ पर जो हमला किया था, उससे मुगल सेना पूरी तरीके से भाग खड़ी हुई थी और भागने को मजबूर हो गई थी। यहाँ पर रायबाग की सलाह पर करतलब खान ने शिवाजी के पास में एक संधि करने के लिए दूध भेजा। दूध यानी कि जो एक दूध था वो भेजा। तो यहाँ पर करतलब खान ने शिवाजी के पास में जब आया, कहा, जब उसके दूत ने कहा शिवाजी के पास में आके कि करतलब खान पूरी तरीके से अब हार चुका है और वो आत्मसमर्पण कर रहा है और क्षेत्र छोड़ने की वो अनुमति मांग रहा है कि हमें यहाँ से जाने दिया जाए। तो तब जाकर शिवाजी ने यहाँ पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी थी। करतलब खान ने जिस तरीके से अपनी संधि का प्रस्ताव भेजा, तो उस संधि के बदले में यहाँ पर करतलब खान ने बहुत सारा यहाँ पर धन भी दिया था और धन से जाकर यहाँ पर शिवाजी को एक संधि के रूप में राजी किया था। यानी कि करतलब खान को मुगल सेना के साथ में जाने के लिए शिवाजी ने यहाँ पर सहमति व्यक्त कर दी। इस सहमति को दूत के द्वारा इस संदेश को करतलब खान को पहुंचाया गया, जिससे कि यहाँ पर जो क्षेत्र था उस क्षेत्र में यहाँ पर युद्ध विराम की घोषणा की गई। उसके बाद में इनको वापस उसी रास्ते से, जिस रास्ते से ये वापस आए थे मुगल सेना,
पूरी की पूरी सेना करतलब खान के साथ में उससे इनको वापस भेज दिया गया। तो इस तरीके से ये जो लड़ाई थी, जो अंबर खंड की लड़ाई थी, इस अंबर खंड की लड़ाई को पूरी गोरिल्ला वार के तहत, यहाँ पर प्लान के तहत शिवाजी ने यहाँ पर करतलब खान को हराया था, जो कि मुगलों और मराठों के बीच में हुई थी। यानी कि मुगलों के यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से हार होती है और हारने के बाद में यहाँ से वो वापस जाते हैं एक संधि के बाद। तो मैंने आपको आज के इस लेक्चर में कितनी लड़ाई कंप्लीट करा दी। प्रतापगढ़ की लड़ाई मैंने यहाँ पर आपको पूरी बता दी, कोल्हापुर की लड़ाई बता दी, पवन खंड की लड़ाई, टक्कन की लड़ाई और अंबर खंड की लड़ाई के बारे में जानकारी यहाँ पर पूरी इस लेक्चर में दे दी है। अगले जो लेक्चर होगा उसमें हम ये 5 लड़ाई कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि सूरत की लड़ाई, पुरंदर की लड़ाई, सिंहगढ़ या फिर कोंडाना किले की लड़ाई कहा जाता है उसको करेंगे, और उसके बाद में कर्नाटक अभियान, और आखिरी संगमनेर की लड़ाई, जो कि शिवाजी की लड़ाइयों में से गिनी जाती है। ये 10 लड़ाइयों में से ये 5 लड़ाई कंप्लीट की, और ये 5 लड़ाई अगले लेक्चर में मैं कंप्लीट करूंगा। काफी बड़ा लेक्चर हो जाएगा, इस कारण से मैं इस लेक्चर को यही समाप्त करता हूँ। 5 जो लड़ाई थी अगली, वो हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे कि किस तरीके से जो मराठा एम्पायर था वो शिवाजी के बाद में उनके उत्तराधिकारी कौन कौन से होते हैं, उस पर हम आगे बढ़ते हुए फिर पेशवाई पर जाएंगे, जिसमें कि पेशवाओं का राज यहाँ पर आगे आता है। तो ये जो लेक्चर है जिसमें कि मराठा एम्पायर है, काफी बड़ा होने वाला है। तो एक नहीं तो 2-3 क्लास में ये पूरा मराठा एम्पायर, उसके बाद में ब्रिटिश एम्पायर का जो विस्तार हुआ, मराठा साम्राज्य अपने कब्जे में लिया, इसको भी हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। तो लगातार ये लेक्चर 3 या 4 लेक्चर रहेंगे, जिसमें कि मैं मराठा एम्पायर पूरा आपको कंप्लीट करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच। आप इस लेक्चर को कंप्लीट कीजिए और अपने नोट्स भी आप साथ साथ बनाते रहिए। पीडीएफ नोट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, जो कि आप ऑनलाइन माध्यम से यहाँ से उससे भी शॉर्ट नोट्स बना।